हेलो दोस्तों, आज हम ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखने वाले हैं। आज जो हम प्रश्न देखेंगे विज्ञान के प्रश्न होंगे। 1 दिसंबर 2025 के ये प्रश्न होंगे। द्वितीय शिफ्ट के ये प्रश्न होने वाले हैं। आइए देखते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला जो प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा कांच के प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कांच के विभिन्न रंगों में के प्रकाश भिन्न भिन्न चालों से गमन करते हैं। यानी जो कांच श्वेत प्रकाश जो होते हैं उनके जो अलग अलग रंग होते हैं, उनकी जो गति स्पीड होती है, चाल होती है, वो भिन्न भिन्न होती है, इसीलिए वे विक्षेपित हो पाते हैं। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, किसी विलयन को अस्थायी तब कहा जाता है जब अविक्षुब्ध रहने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते। यानी देखिएगा, इसमें मान लीजिए इस पात्र में आपका विलयन है और विलयन है, अगर मान लीजिए उसको कुछ समय के लिए छोड़ देंगे फिर भी उसके जो कण होते हैं वो नीचे नहीं बैठते, निक्षेपित नहीं होते, तो इसी को बोलते हैं अविक्षुब्ध। तो ये ऑप्शन सी सही होगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उदासीनीकरण अभिक्रिया का सर्वोत्तम रूप वर्णित करता है। देखिए, उदासीकरण जब होता है जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं ना, अभिक्रिया करने के बाद क्या होता है, वे जल और लवण बनाते हैं, उसको बोलते हैं अभी ये उदासीनीकरण। यानी उसका पीएच मान हो जाता है 7। यानी ऑप्शन सी दिया है, अम्ल और क्षार मिल रहे हैं तो लवण और जल बना रहे हैं। अगला जो प्रश्न दिया है, मनुष्यों में वृक्कों का यथार्थ स्थान कहाँ होता है। तो वृक्क यानी किडनी, मनुष्य के शरीर में किडनी कहाँ होते हैं। तो उदर में, मेरुदंड के दोनों ओर, उदर में होता है पेट। ये जो नाभि के पास वाला हिस्सा होता है उसको पेट कहा जाता है, और उसके मेरुदंड जो होता है, मेरुदंड के बगल, मेरुदंड के दोनों ओर, यानी दोनों ओर, एक दायां होगा एक बाएं की तरफ होगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, जीवों की आबादी में विविधता मुख्यतः क्यों महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी दिया है, यह बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवित रहने की संभावना को बढ़ाता है। देखिएगा, अगर जीवों की में विविधता नहीं होगी तो जैसे जैसे परिस्थितियाँ चेंज होती हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए ये जरूरी है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग विद्युत मोटर में गति की दिशा को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। कौन सी उंगली बल की गति को दर्शाती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अंगूठा। देखिएगा, ये है अंगूठा, और ये आपको जब मध्यमा हो जाता है ये हो जाता है तर्जनी। तो ये तर्जनी जो होता है ये चुंबक के क्षेत्र को दर्शाता है, ये मध्यमा जो होता है धारा की दिशा को दर्शाता है, और अंगूठा जो होता है बल की दिशा को दर्शाता है। यानी ऑप्शन ए सही होगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, 20 ओम के प्रतिरोध एक विद्युत हीटर के 220 वोल्ट की आपूर्ति पर जोड़ने पर 10 मिनट तक प्रचालित है, उत्पन्न ऊष्मा बताइएगा। यानी कि आर दिया है आपका 20, आपका वी दिया है 220 वोल्ट, टाइम दे रखा है 10 मिनट यानी 600 सेकंड दिया है। और देखिएगा क्या करते हैं, P इक्वल टू होता है वी आई, जिसको हम लोग वी स्क्वायर आर भी लिखते हैं। देखिएगा, इसको अब लिख सकते हैं ये वी स्क्वायर, यानी 220 का स्क्वायर करेंगे और 20 से भाग दे देंगे, तो इससे कट गई ये, और 2 से 11 बार में। अब ये गुना होने के बाद हो जाएगा 2420 आएगा, ये वाट हो जाएगा, ये पावर आ गया। अब उसके बाद हम लोग H इक्वल टू होता है पी टी, यानी पावर इनटू टाइम। अब पावर कितना 2420 था, आज गुना करते हैं 600 के साथ, तो ये लगभग में आएगा 145 0 कच करके इतना लगभग आएगा। और इसको जब यहाँ से करते हैं इस प्रकार से, इसका उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है,
वैद्युत अपघटनी परिष्करण के दौरान एनोड के रूप में किसको प्रयुक्त किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, अशुद्ध धातु को एक पट्टी जिसे परिष्कृत किया जाना है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। अगला जो प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में कौन सा स्थिर अनुपात नियम के अनुसार है? तो जल में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का जो अनुपात होता है 1:8 होता है। तो देखिएगा, ऑक्सीजन H2O लिखते हैं, जल को H2O, यानी 2 हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, तो 2 का हो गया 2 अनुपात, और ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 होता है, तो 16 लिखेंगे। इसको काटने के बाद हो जाता है ये 1:8। अगला दिया है बी कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? तो CO2 लिखते हैं। तो कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है 12, ऑक्सीजन का हो जाता है 16, तो 16 दूनी 2 है तो 32 हो जाएगा। इसको काटेंगे ना तो 3:8 हो जाएगा, ये भी सही है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कण की उपस्थिति के कारण रुक्ष अंतर्द्रवी जालिका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सूक्ष्मदर्शी दिखने के लिए रुक्ष दिखाई देते हैं? यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, राइबोसोम। राइबोसोम को क्या करते हैं, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होता है, ये बिंदु बिंदु करके, और इसी के चलते ये रफ दिखाई देता है, यानी खुरदरा दिखाई देता है। अगला जो प्रश्न है, जब किसी हाइड्रोकार्बन को वायु की अधिकता में जलाया जाता है ना, तो अंतिम उत्पाद सदैव बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जल बनेगा। अगला जो प्रश्न है, एक मृदु ध्वनि की तुलना में समान आवृत्ति की एक तेज ध्वनि तरंग की क्या विशेषता होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अधिक आयाम होगा। अगला जो प्रश्न है, एक व्यक्ति बस में खड़ा है, अचानक बस रुक जाती है, वह व्यक्ति आगे की ओर गिरने लगता है। गति के निम्नलिखित में से कौन से नियम इस परिघटना को सीधे तौर पर जिम्मेदार है? न्यूटन के गति का पहला नियम, देखिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, यानी जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब लॉ ऑफ इनर्शिया 3 तरह का है, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। यानी ये जो है गति के जड़त्व की गति का नियम के पर आधारित है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या नर मानव जनन तंत्र का हिस्सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, पुरस्थ ग्रंथि। पुरस्थ ग्रंथि क्या है? नर मानव जनन तंत्र का हिस्सा है, बाकी क्या है? मादा मानव जनन तंत्र का हिस्सा है। अगला जो प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में कौन सा एक भूमि पर निश्चित पैटर्न में 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ उगाए जाने की उदाहरण है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अंतर सस्यन। इसको बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग, यानी एक समय में एक से अधिक फसलों को उगाते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि समय बचत होता है तथा पैदावार अच्छी होती है, ज़्यादा होता है। अगला जो प्रश्न है, प्रकीर्णन के कारण स्क्रीन पर प्राप्त 7 रंगों के बैंड को कहा जाता है, स्पेक्ट्रम कहा जाता है। जब प्रिज्म से होकर श्वेत प्रकाश गुजरता है तो वो प्रकाश के अलग अलग रंगों की गति के चलते वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। और नेचुरली रूप से जब ये होता है ना वर्षा के समय, तो इसको बोलते हैं इंद्रधनुष का गुना भी कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सूत्र इकाई को परिभाषित करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, किसी आयनिक यौगिक की सूत्र इकाई में से सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग, यानी ऑप्शन बी सही होगा। जब किसी पिंड का वेग बढ़ाकर अपने मूल मान से दुगुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिएगा, मान लीजिए v होता है, ये नॉर्मल है, और इसको हम कर देंगे 2v कर देंगे, दुगुना कर दिया, तो इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर भी करेंगे ना, तो ये तो v स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन ये हो जाएगा 4v स्क्वायर, यानी ये 1:4, यानी 4 गुना हो गया।
अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और भार के निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया ऑप्शन बी, द्रव्यमान स्थिर होता है, भार परिवर्तनशील। मान लीजिए किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो 50 केजी है, जो उसका द्रव्यमान है, तो चाहे वो चंद्रमा रहे पृथ्वी पे, उसका वजन ये द्रव्यमान 50 केजी ही रहेगा। लेकिन मान लीजिए किसी वस्तु का जो भार है वो 60 न्यूटन है, और अगर उसको चंद्रमा पे, जैसे पृथ्वी पे 60 न्यूटन है, चंद्रमा पे जाएगा तो वो 10 न्यूटन हो जाएगा। यानी भार परिवर्तनशील होता है लेकिन द्रव्यमान स्थिर होता है। अगला जो प्रश्न है, न्यूक्लियॉन परमाणु में पाए जाने वाले अपरमाणविक कण होते हैं, इनमें डैश शामिल होता है। तो इनमें क्या होता है, आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही किसी परमाणु के आणविक द्रव्यमान को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। अगला जो प्रश्न है, कृषि भूमि से निम्नलिखित में से किस खरपतवार को हटाना किसानों के लिए लाभदायक होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पार्थेनियम। सोयाबीन ये फसल है, गेहूं भी फसल है, सूर्यमुखी भी फसल है, तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद हो जाते हैं। इसको उत्पादित करके हमें पैसे कमाते हैं या फिर उसका उपयोग करते हैं। लेकिन पार्थेनियम क्या है, एक खरपतवार है। एक तैराक पानी को पीछे की ओर ढकेलता है, तो तैराक आगे की ओर ढकेलने वाले प्रतिक्रिया बल डैश है। तो पानी तैराक को आगे की ओर ढकेलता है। देखिए, इसको बोलते हैं गति के तृतीय नियम, या न्यूटन के तीसरा नियम। गति के विपरीत प्रतिक्रिया होता है। जैसे मान लीजिए तैराक है, यहाँ पे तैर रहा है, तो ये जैसे पानी को पीछे करेगा तो खुद वो आगे की तरफ जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कोशिका संरचनात्मक संगठन का एक भाग है? देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का एक अंग है, कोशिका द्रव भी कोशिका का ही अंग है, कोशिका भित्ति भी कोशिका का ही अंग है। लेकिन हृदय क्या होता है, ये कोई बहुत सारी कोशिकाओं और उत्कोष से मिलने से बनता है, इसलिए कोशिका का अंग नहीं है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में किस पादप की जड़ें नए पादपों को जन्म दे सकती हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, शकरकंद। अगला जो प्रश्न है, असंतुलित अभिक्रिया का संदर्भ लीजिए। देखिए, कौन इसको संतुलित करना है, असंतुलित, इस समीकरण को संतुलित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा गुणांक सही है? तो देखिएगा, आपको इसको हम करेंगे 2, फर्स्ट को, दूसरा को करेंगे 7, तीसरा को करेंगे हम 4 यहाँ कर देंगे, और ये 6 करेंगे, तो ये हो जाएगा संतुलित। कार्बन देखिएगा, ये 2 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ भी 4 हो गया, हाइड्रोजन 6 2 12 हो गया, तो यहाँ पे हाँ 6 2 12 हो गया, तो यहाँ भी देखो, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, ये 12 हो गया, यहाँ ऑक्सीजन हो गया 7 2 14, तो यहाँ क्या है 4 2 8 और 6 14, यानी ये संतुलित हो गया।